हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम क्लास 11th के व्यवसाय अध्ययन का 11वां चैप्टर अंतरराष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड, इसके अंतर्गत अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय या विदेशी व्यापार की कठिनाइयां, यानी कहां पर विदेशी व्यापार करने में थोड़ी बाधा आ जाती है। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं पहला है भाषा की भिन्नता। आयात और निर्यात जिन देशों के बीच में होता है उन देशों की भाषाएं अलग अलग होने से संदेशों के आदान प्रदान करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ये सबसे मुख्य कठिनाई है। दूसरी है लाइसेंस की अनिवार्यता। हम हमारे ही देश में कोई भी उद्योग बिना लाइसेंस के कर सकते हैं, लेकिन यदि हमको विदेशों से आयात और निर्यात कराना है तो इस व्यापार के लिए भारत सरकार की तरफ से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। और लाइसेंस प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो कठिन होती है और लंबी होती है। फिर अगला है मूल्य भुगतान में कठिनाई। प्रत्येक देश जब व्यापार करता है तो वो ये चाहता है कि हमको जो भी हमारे वस्तुओं का मूल्य मिले वो हमारी अपनी मुद्रा में मिले। तो वो जो क्रय राशि का भुगतान विक्रय करने वाले देश की मुद्रा में करना होता है, जिसमें फिर मुद्रा के विनिमय में कठिनाइयां आ जाती है। फिर अगला है मार्ग की जोखिम। विदेशी व्यापार या तो समुद्री मार्ग से होता है और समुद्री मार्ग से ही ज्यादा होता है। यातायात की तुलना में समुद्री मार्ग थोड़ा जोखिम भरा होता है। इस कारण से समुद्री यातायात का में बीमा करवा लिया जाता है उस वस्तु की लागत में। इसलिए यदि बीमा कर लो तो बीमा का पैसा भी उस वस्तु की लागत में लग जाता है, तो वस्तुएं महंगी हो जाती है। फिर अगला है प्रत्यक्ष संपर्क का अभाव। विदेशी व्यापार में क्रेता और विक्रेता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाता है। क्रेता की साख और विक्रेता की योग्यता, इस आधार के पर विश्वसनीयता के आधार पर ये व्यापार होता है। फिर अगला है नीतियों में भिन्नता। प्रत्येक देश के व्यापार की अपनी भिन्न भिन्न विदेश नीतियां हैं और भिन्न भिन्न कर नीतियां हैं। इसके कारण विदेशी व्यापार में जरा कठिनाई आती है। फिर है प्रतिनिधियों की अधिकता। तो भाषा की भिन्नता के कारण और स्थान की दूरी के कारण विदेशी व्यापार प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है और ये प्रतिनिधियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो प्रतिनिधियों के कारण व्यापार में निर्भरता बढ़ जाती है और लाभ प्रतिशत भी कम हो जाता है। यदि बीच में व्यापार करते समय यदि बीच में 2-3 प्रतिनिधि हैं तो उनका भी कमीशन मिलकर जो वस्तु का उत्पादन करता है उसको लाभ कम मिल पाता है। अंतिम है युद्ध काल में कठिनाई। विदेशी व्यापार युद्ध काल में कठिन हो जाता है क्योंकि उस समय अलग अलग गुट में शामिल हो जाते हैं लोग और इससे आयात निर्यात प्रभावित होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय या विदेशी व्यापार में प्रवेश करने के तरीके या माध्यम। तो सबसे पहला है आयात एवं निर्यात करना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की उत्पत्ति ही आयात और निर्यात व्यापार करने से हुई है, यानी वस्तुओं का क्रय करना आयात कहलाता है और विक्रय करना निर्यात कहलाता है। तो आयात और निर्यात प्रक्रिया क्रेता और विक्रेता के द्वारा मध्यस्थों के सहयोग से की जाती है। तो प्रवेश करने का तरीका है आयात और निर्यात करके विदेशी व्यापार में प्रवेश किया जा सकता है। दूसरा है अनुबंध निर्माण। इसमें संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय की प्रक्रिया अनुबंध के आधार पर संचालित होती है। बाहरी साधनों के उपयोग से वस्तु विशेष के उत्पादन में सहयोग लेना ही अनुबंध निर्माण है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही विकासशील देश जहां वस्तुएं या कार्य की लागत कम होती है वहां से अनुबंध के द्वारा कार्य करवा लेती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट देकर कार्य करवा लेना। फिर तीसरा है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में एक विदेशी कंपनी दूसरे विदेशी कंपनी को अपने उत्पाद का ट्रेडमार्क या तकनीकी ज्ञान प्रदान कर देते हैं और इस कार्य को करने के लिए अधिकार शुल्क वो प्राप्त कर लेते हैं। और अगला है संबद्धता या फ्रेंचाइजिंग।
एक विदेशी कंपनी दूसरी विदेशी कंपनी को अपने से संबद्धता प्रदान कर देती है। ये फ्रेंचाइजिंग माल के उत्पादन एवं विक्रय की होती है। फ्रेंचाइजी प्राप्त करने वाली कंपनी दूसरी कंपनी के नाम का उपयोग कर सकती है और संबद्धता प्रदान करने वाली कंपनी अपने से संबद्ध होने वाली कंपनी का तकनीकी ज्ञान के बारे में उनका पूर्ण सहयोग करती है। फिर अगला है संयुक्त उपक्रम। जब दो विदेशी कंपनियां आपस में उपक्रम की स्थापना कर लेते हैं मिलकर, तो उसे संयुक्त उपक्रम कहते हैं। और फिर अगला है पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। इसमें एक विदेशी कंपनी दूसरे देश के एक नई कंपनी की स्थापना करती है या विद्यमान कंपनी के 100% अंशों को क्रय कर लेती है। तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के तरीके हैं। अब हम देखते हैं आयात व्यापार की कार्यविधि। यानी जो आयात व्यापार है, यानी हमारे बाहर के देश से हमारे देश में वस्तुओं को मंगवाना, इसकी कार्यविधि कैसी होगी, यानी कैसे किया जा सकता है आयात व्यापार। तो इसमें सबसे पहला है व्यापारिक पूछताछ। सबसे पहले व्यापारी के द्वारा उसकी आवश्यकता की वस्तु के संबंध में दूसरे देश से के व्यापारियों से पूछताछ कर ली जाती है और इस व्यापारिक पूछताछ के अंतर्गत निर्यातक देश से वस्तु का मूल्य, किस्म, भुगतान की शर्तें, माल प्रदान करने की अवधि, इन सारे के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। तो सबसे पहले आयात व्यापार की क्रियाविधि में आता है व्यापारिक पूछताछ। दूसरा है देश व निर्यातकर्ता का चुनाव। व्यापारिक पूछताछ के बाद उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सबसे अनुकूल निर्यातकर्ता देश और व्यापारी का चुनाव आयातक व्यापारी करते हैं। यानी जिनको सामान दूसरे देश से अपने देश में लाना है, वो पूछताछ करने के बाद में जैसे 4-5 देशों से पूछताछ कर ली, फिर उनको जो सूटेबल होगा उस देश से वो व्यापार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा है आयात आज्ञा पत्र प्राप्त करना। यदि आयात की जाने वाली वस्तु सरकार की प्रतिबंधित सूची में है, तो भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त आयात नियंत्रक से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई वस्तु ऐसी है जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है और यदि उसका आयात करना है, तो फिर हमको अपने देश की जो आयात नियंत्रक है उनसे अनुज्ञा पत्र या लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। फिर अगला है विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना। आयातक व्यापारी को क्रय किए जाने वाले माल का भुगतान निर्यातक देश को उसी के देश के प्रचलित मुद्रा में करना होता है। तो विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम 1947 के तहत विदेशी मुद्रा के भंडार देश के केंद्रीय बैंक के पास होते हैं। अतः जो आयातक है उसको रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रक विभाग से विदेशी मुद्रा के लिए आवेदन करना होता है और सामान्यतः आयात लाइसेंस प्राप्त होने के बाद विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की जाती है। जब लाइसेंस मिल जाता है उसके बाद रिजर्व बैंक की तरफ से विदेशी मुद्रा के लिए आवेदन किया जाता है। अगला है इंडेंट भेजना। आयात अनुज्ञा पत्र और विदेशी मुद्रा की व्यवस्था हो जाने के पश्चात निर्यातक व्यापारी को आदेश पर, जिसे विदेशी व्यापार की भाषा में इंडेंट कहते हैं, भेजा जाता है। यानी उसको ऑर्डर भेजा जाएगा। जिस देश से सामान मंगवाना है उस देश को ऑर्डर भिजवाना यानी इंडेंट भेजना कहलाता है। इंडेंट में माल से संबंधित समस्त बातें जैसे उसकी किस्म, मात्रा, मूल्य, सुपुर्दगी का समय, भुगतान की विधि, ये सारा कुछ लिखा होता है। फिर अगला है साख पत्र भेजना। माल का निर्यातकर्ता माल के भुगतान से संबंध में पूर्ण संतुष्ट होने के लिए आयातकर्ता व्यापारी से साख पत्र की मांग करता है। आयातकर्ता अपने बैंक से निर्यातक के नाम का साख पत्र जारी करवाकर उसे भेजता है। साख पत्र बैंक के द्वारा निश्चित राशि का वचन पत्र होता है। यानी अब सारा कुछ तय हो गया, ऑर्डर भी भेज दिया, लेकिन अब इस ऑर्डर के लिए वो सामान कैसे भेजे, किस विश्वास पर भेजे, क्योंकि लोग आपस में तो मिले नहीं हैं, तो कैसे भेजा जाए। तो एक बैंक का साख पत्र यानी कि एक निश्चित राशि हम आपको माल मिलने के बाद देंगे ही, ऐसा एक वचन पत्र होता है।
जिसे साख पत्र कहते हैं, जो बैंक के द्वारा जारी किया जाता है उस निर्यातक देश को। फिर है निर्यातकर्ता द्वारा माल का संग्रह एवं पैकिंग। तो निर्यातकर्ता क्या करेगा, साख पत्र की जब उसको प्राप्ति हो जाएगी तो वो व्यापारी इंडेंट के अनुसार माल एकत्रित करके निर्देशानुसार उसकी पैकिंग कर लेता है। फिर अगला स्टेप रहेगा प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति। निर्यातक माल भेजने की आगामी कार्यवाही करने के लिए प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है। प्रेषक प्रतिनिधि जहाज की व्यवस्था करके जहाजी आज्ञा पत्र प्राप्त करता है, जहाजी बिल भरकर निर्यात कर चुकाता है, डाक चालान भरकर माल लादने की व्यवस्था करता है और इसके पश्चात जहाजी बिल्टी एवं बीमा पत्र प्राप्त करता है। यानी भेजने की ये सारी, जहाज के द्वारा भेजने की सारी पत्र तैयार करके भेजने की व्यवस्था करता है। फिर निर्यातक द्वारा आयातक को प्रलेख भेजना। निर्यातक देश बीजक एवं उसके साथ संबंधित सभी प्रमुख प्रलेख जैसे जहाजी बिल्टी, समुद्री बीमा पत्र, विनिमय पत्र, विपत्र, ये सब बैंक के माध्यम से सीधे आयातक व्यापारी को भेज देता है। अभी हम ये जो बीजक है या समुद्री बिल्टी, समुद्री बीमा, ये अभी हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तब बताती हूँ। फिर है निकासी प्रतिनिधि की नियुक्ति। यानी ये तो सब निर्यातकर्ता के प्रेषक प्रतिनिधि ने पूरा जहाज में भरने तक का कार्य कर लिया। अब निर्यातक द्वारा आयातक को प्रलेख निकासी प्रतिनिधि की नियुक्ति। तो आयातक व्यापारी या तो स्वयं माल की सपुर्दगी लेने की कार्यवाही करता है या कार्य के लिए किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है। निकासी प्रतिनिधि माल की सुपुर्दगी संबंधी कार्य करने के विशेषज्ञ होते हैं। वे माल की सुपुर्दगी लेने के संबंध में कार्य करते हैं। फिर है अगला आयातक द्वारा माल की प्राप्ति। अब माल आयातक के शहर में पहुंचने के बाद आयातक माल की सुपुर्दगी प्राप्त कर लेता है, यानी माल को ले लेता है। फिर है क्रय मूल्य का भुगतान। माल प्राप्ति के पश्चात आयातक के द्वारा माल के क्रय मूल्य के भुगतान की कार्यवाही की जाती है, यानी वो रुपया भेजा जाता है अंत में। अब हम देखते हैं आयात व्यापार में होने वाले प्रलेख, यानी आयात व्यापार के लिए कौन कौन से प्रलेख आवश्यक हैं। तो पहला हो गया आयात लाइसेंस, इंडेंट, ये अभी हमने ऊपर समझा है। आयात लाइसेंस, इंडेंट, साख पत्र, विनिमय विपत्र, जहाजी बिल्टी, समुद्री बीमा पत्र, बीजक, आयात व्यापारी को सूचना पत्र, प्रवेश बिल, दर्शनी बिल, डाक चालान, सुपुर्दगी आदेश, डाक व गोदी अधिपत्र, रेलवे रसीद और स्थानीय चुंगी की रसीद, ये सभी आयात व्यापार में उपयोग में आने वाले हैं, प्रयोग में आने वाले प्रमुख प्रलेख हैं। अगला हमारा टॉपिक है निर्यात व्यापार की कार्यविधि। तो निर्यात व्यापार करते समय इंडेंट की प्राप्ति, यानी यदि हमारे यहाँ से माल किसी को भेजा जा रहा है तो हमको क्या क्या कार्यविधि करना है। तो इंडेंट की प्राप्ति, यानी आयातकर्ता से निर्यात करने वाला व्यापारी इंडेंट प्राप्त करता है। आयातक जिस व्यापारी अथवा संस्था के भाव, नमूने, शर्तों को उचित समझता है उसे इंडेंट भेजता है। निर्यातक द्वारा इंडेंट की प्राप्ति से ही निर्यात का सौदा शुरू होता है। फिर है अगला दूसरा स्टेप पर है निर्यात आज्ञा पत्र की प्राप्ति। इंडेंट प्राप्त करने के पश्चात निर्यातक प्रतिबंधित वस्तु होने की दशा में निर्यात की आज्ञा प्राप्त करता है, लाइसेंस प्राप्त करता है। फिर माल का एकत्रीकरण, निर्यात आज्ञा पत्र मिल जाने के पश्चात निर्यातक देश आदेशानुसार माल को एकत्रित करता है और माल का एकत्रीकरण इंडेंट की शर्तों के अनुरूप ही होना चाहिए। फिर अगला है माल का पैकिंग। इंडेंट के आदेशानुसार अन्यथा अपने विवेक से माल का पैकिंग करवाना चाहिए। माल के पैकिंग से वस्तु की सुरक्षा का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। अगला है माल को चिन्हित करना। माल के पैकिंग के पश्चात उस पर आयातकर्ता का नाम, पता और गंतव्य बंदरगाह का नाम लिखा जाता है। भेजे जाने वाले माल की संख्या का उल्लेख भी किया जाता है, यानी किसके द्वारा कहाँ भेजा जा रहा है इसका उल्लेख करना, यानी माल को चिन्हित करना। फिर प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति करना।
माल के एकत्रीकरण और पैकिंग का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात विक्रेता समय और श्रम की बचत करने के लिए प्रेषक प्रतिनिधि नियुक्त करता है, जो क्या क्या कार्य करते हैं। माल को बंदरगाह तक पहुंचाना, सीमा शुल्क विभाग की अनुमति लेना, जहाज की व्यवस्था करना, जहाजी आज्ञा पत्र प्राप्त करना, जहाजी बिल की प्राप्ति करना और निर्यात कर चुकाना। इतना काम प्रतिनिधि करके रखता है। फिर अगला है डाक चालान प्राप्त करना, माल को जहाज पर लादना, कप्तान की रसीद, जहाजी बिल्टी की प्राप्ति, समुद्री बीमा और निर्यातक को सूचना देना। ये सारा कार्य प्रेषक प्रतिनिधि करके रखता है। उसके बाद अगला है निर्यातक द्वारा बीजक तैयार करना। तो प्रेषक प्रतिनिधि से प्रपत्रों की प्राप्ति के आधार पर निर्यातक फर्म बीजक तैयार करती है और बीजक में माल के निर्यात से संबंधित संपूर्ण जानकारी लिखी होती है। फिर अगला स्टेप है आयातक को सूचना देना। निर्यातक देश के द्वारा आयातक व्यापारी को प्रपत्रों को भेजे जाने की सूचना दी जाती है और ये प्रपत्र सीधे व्यापारी को या बैंक को भेजे जाते हैं। फिर अगला स्टेप है माल के मूल्य का भुगतान। इसके पश्चात जब माल के भुगतान से संबंधित समस्त प्रपत्र तैयार कर लिए जाते हैं और तदनुसार माल की राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि निर्यात व्यापार में प्रयोग होने वाले प्रमुख प्रलेख कौन कौन से हैं। तो इनके बारे में हम आगे और अच्छी से डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं केवल आपको नाम बता दे रही हूँ। इंडेंट, साख पत्र, निर्यात लाइसेंस, रेलवे रसीद, जहाजी आदेश, जहाजी बिल, डाक चालान, कप्तान की रसीद, जहाजी बिल्टी, समुद्री बीमा पत्र, बीजक, मूल स्थान का प्रमाण पत्र और आयातकर्ता को सूचना। ये सारे कागजात निर्यात व्यापार के अंतर्गत लगते हैं। आगे हमारे वीडियो इन्हीं कागजातों को डिटेल से बनने वाले हैं, इसलिए यहाँ मैंने अभी केवल उनके नाम बोले हैं। आगे इनका डिटेल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।